हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल्ड टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? परार्थवादी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या या फिर भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ पर जो आत्महत्या की बात है वो इमानुएल दुर्खीम ने आत्महत्या के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। इनकी बुक का नाम है सुसाइड एंड उसमें आत्महत्या के प्रकार 4 बताए थे। परार्थवादी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या या जिसे प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या भी बोला जाता है, अहमवादी आत्महत्या, लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार बताए हैं इमानुएल दुर्खीम ने। यहाँ पर आर्थिक संकट के वजह से कौन सी आत्महत्या देखने को मिलती है या आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले भाग्यवादी आत्महत्या की, तो समाज के जो नियम है या प्रतिमान है व्यक्ति पर इतने अधिक आरोपित हो जाते हैं कि व्यक्ति खुद का जीवन व्यतीत करने में उसे दिक्कतें आने लगती हैं, जिस वजह से वो क्या करता है, आत्महत्या करता है। जैसे कि दहेज प्रथा की वजह से आत्महत्याएं जो देखने को मिलती हैं, बाल विधवाओं के द्वारा जो आत्महत्या देखने को मिलती है वो आ जाएगा। परार्थवादी आत्महत्या के बारे में बात की जाए तो समाज प्रेरित करता है। इसमें व्यक्ति समूह या समाज के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए जो आत्महत्या करता है वो, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो शहीद होना ये आ जाएगा, ठीक है, ये परार्थवादी में आएगा। प्रतिमानहीनतावादी की बात करी जाए तो जो प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या है इसमें जब समाज के जो मूल मानदंड होते हैं जब समाप्त हो जाते हैं, अराजकता की स्थिति देखने को मिलती है, तो ये आत्महत्या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या कहलाई जाएगी। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल्स और भी आ जाएंगे, जैसे किसानों द्वारा जो आत्महत्या होती है वो अचानक से व्यापार में घाटा हो जाना, फिर जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो, ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अहमवादी आत्महत्या है, व्यक्ति निजी समस्याओं के चलते हुए जो आत्महत्या करता है वो आएगा इसमें अहमवादी आत्महत्या में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, अप्रतिमानित आत्महत्या। नेक्स्ट है, सफेद पोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सफेद पोश अपराध शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शंस हैं सी बर्न्स, सदरलैंड, ए कोहेन, दुर्खीम। सी बर्न्स, सदरलैंड, ए कोहेन, दुर्खीम ऑप्शंस में है। सफेद पोश अपराध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, सफेद पोश अपराध की अवधारणा दी है किसने ये पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो क्या होगा, सदरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सफेद पोश अपराध या श्वेतवसन अपराध है या आधुनिक समाज की में देखने को मिलता है, ठीक है, आधुनिक समाज में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, सदरलैंड क्या कहते हैं कि जो समाज के उच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं, उच्च परिस्थिति पर या उच्च पद पर व्यक्ति अपने व्यवसाय पर रहते हुए जो गैर कानूनी कार्य करते हैं उनके द्वारा जो गैर कानूनी कार्य करना ही श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। जैसे कि सदरलैंड एग्जाम्पल देते हैं, जालसाजी करना, मुनाफाखोरी करना, तस्करी करना, ठीक है, उसकी परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई
नुकसान नहीं आता है। तो ये ऑप्शन बी सदरलैंड हो जाएगा। सदरलैंड अमेरिकीय अपराध शास्त्री है, ये याद रखिएगा, अमेरिकीय अपराध शास्त्री में सदरलैंड का नाम आएगा। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि क्राइम एंड बिजनेस है, पहली क्या बुक का नाम है, क्राइम एंड बिजनेस बताई गई आपको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये एक इनकी बुक है। नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें कि उन्होंने यही अपना कॉन्सेप्ट श्वेत पोष अपराध या श्वेत वसन अपराध जिसे व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है उस बुक में उन्होंने बात की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, और एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। अंतः पीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, अंतर पीढ़ी गतिशीलता का या फिर लंबवत गतिशीलता का। यहाँ पर वेबसाइट ऐड करना है, अंतः पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, क्षैतिज व्यावसायिक गतिशीलता, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता या फिर लंबवत व्यावसायिक गतिशीलता। ये अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, लिपसेट एंड बेंडिक्स, नाम क्या है, लिपसेट एंड बेंडिक्स। इनकी जो बुक है कब आई थी, 1959 में, ठीक है, 1959 में इनकी एक बुक आती है, बुक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक है लिपसेट एंड बेंडिक्स में, जिसमें कि उन्होंने व्यावसायिक गतिशीलता के दो रूप बताए थे, या स्वरूप आप बोल लीजिए, व्यावसायिक गतिशीलता के दो स्वरूपों की बात की थी। पहला बताया उन्होंने अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, ठीक है, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जिसमें पीढ़ियों के बीच में व्यवसायों यानी नौकरियों में जो भिन्नता है, अंतर है, वो देखने को मिलती है। यहाँ बोला जा रहा है ना, लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया, पापा क्या करते थे, लड़का क्या हो गया, ठीक है, इंजीनियर बन गया। तो ये व्यवसायों को लेकर जो भिन्नता है उसकी बात करते हैं, उसे अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता में रखा। जो दूसरा प्रकार बताते हैं अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, दूसरा क्या है, अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, इसे बोलते हैं इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसमें व्यक्ति अपने ही जीवन काल में, अपने ही जीवन में जो वो कई व्यवसायों को करता है अलग अलग तरह के, उसकी बात करते हैं इसमें, ठीक है, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में। तो ये दो टाइप बताए हैं लिपसेट एंड बेंडिक्स में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शंस हैं एक सदस्य परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर परंपरागत परिवार। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही सीमित है वर्गीकृत किया जाता है एक सदस्य परिवार में, एकाकी परिवार में, विस्तृत परिवार में या फिर परंपरागत परिवार में। तो यहां पर क्या होगा, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हो उसे हम क्या कहेंगे, एकाकी परिवार कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा, आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, अविवाहित बच्चे, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। अगस्त कॉम्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जा रहा है, अगस्त कॉम्ट इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु या जो समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई है वो किसको माना है, परिवार को माना है। किसने, अगस्त कॉम्ट ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई या जो विषय वस्तु है समाजशास्त्र की वो परिवार को माना। मेलोनोव्स्की की एक डेफिनेशन आती है परिवार के बारे में कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति अपने पशु अवस्था से लेकर के आया है। लूसी मिया क्या कहते हैं परिवार को उन्होंने गृहस्थ समूह का, ये ध्यान रखिएगा, परिवार को गृहस्थ समूह का लूसी मिया में, जिसमें कि यानी कि जिस फैमिली में ऐसा गृहस्थ समूह जिसमें कि
माता पिता और संतान ये साथ में रहते हैं, तो ये परिवार क्या हो जाएगा, गृहस्थ समूह है। ये कहना लूसी मेयर का है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि ऑप्शन बी, एकाकीय परिवार। नेक्स्ट है अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ऑप्शंस है मैकेवर, समनर, किंग्सले डेविस, पूले। मैकेवर, समनर, डेविस, पूले ऑप्शंस में है। अंतर समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर समूह बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो किसकी है, समनर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोकवेस इनकी बुक का नाम है। संस्था की अवधारणा की दी है, संस्था की जो अवधारणा है वो भी इन्होंने दी हुई है। इन ग्रुप क्या है, जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है। बाह्य ग्रुप यानी आउट ग्रुप, जिसका कि व्यक्ति मेंबर नहीं होता है। इसके अलावा जो फोकवेस बुक है उसमें उस बुक में उन्होंने संस्था इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। संस्था का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि उसे अगर बात कर ले, संस्था का विकास कैसे हुआ, व्यक्ति अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरीके के क्या करता है, प्रयासों को अपनाता है। ठीक है, कई तरीके के प्रयासों को अपनाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब उन प्रयासों में से कोई एक प्रयास होता है जो बाकी अन्य प्रयासों से क्या होता है, बेहतर होता है, उसे वो अपनाता है। समाज के बाकी लोग भी उस प्रयास को अपनाने लगते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरीति कहते हैं। ठीक है, जनरीति कहते हैं उस प्रयास को। अब यही जनरीति जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपना चली आती है, चलने लगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है जनरीति, तो ये क्या ले लेती है, प्रथा का रूप ले लेती है। ठीक है, क्या ले लेती है, प्रथा का रूप ले लेती है। अब जब ये प्रथा समाज के लिए अत्यंत लाभदायक होने लगे कि उसके द्वारा नीड्स पूरी हो रही है सोसाइटी की, लोगों की, तो समाज के लिए लाभदायक होने लगी, समाज के सदस्य बाध्य हैं उनको करने के लिए, तो ये क्या किसका रूप ले लेती है, प्रथा रूढ़ी का रूप ले लेती है। ठीक है, इसका रूढ़ी का रूप ले लेती है। अब यही रूढ़ी जब ये रूढ़ी में ले लेगी, रूढ़ी का रूप ले लेगी जो कि समाज के सदस्यों के लिए लाभदायक है, समाज के सदस्य बाध्य उसे करने के लिए, तो उसकी सुरक्षा और उसकी निरंतरता बनी रहे, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, संस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगाने में आता है क्रम में कि पहले जनरीति आएगी, प्रथा आएगी, रूढ़ी आएगी, कि संस्था आएगा, ऐसे करके क्रम में भी लगाने को आता है। तो व्यक्ति अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरीके का प्रयास करता है। उन सभी प्रयासों में से एक प्रयास बेहतर निकल आता है, बेहतर होता है अन्य प्रयासों से, तो व्यक्ति और समाज के अन्य सदस्य उन प्रयासों को करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो जनरीति कहलाती है। और यही जनरीति जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रथा कहने लगते हैं। और जब प्रथा समाज के लिए लाभदायक होने लग जाए, समाज के सदस्य बाध्य हो उसे करने के लिए, तो वो रूढ़ी का रूप ले लेती है। और जब चूंकि ये समाज के लिए, सदस्यों के लिए लाभदायक, इससे उनकी नीड्स पूरी हो रही है, बाध्य है उनको करने के लिए, उनको मानने के लिए, तो उसकी सुरक्षा बनी रहे और आगे ये निरंतर जारी रहे, तो उसके लिए समाज क्या करता है, कुछ नियमों को, कानूनों को बनाता है, उसको ही हम संस्था कहते हैं। तो ये सभी बातें समनर ने की हुई हैं। अपनी बुक जो कॉन्सेप्ट है उनका इंस्टीट्यूशन का, वो फोकवेस बुक है इनकी, उसमें उन्होंने बात की है। इसके अलावा समनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको एक फैक्ट बताया जा रहा है। समनर ने दो तरह के इंस्टीट्यूशन की बात की थी, दो तरह की संस्था के प्रकार की बात की थी। क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन, इसमें जो संस्था होती है, संस्था का जो निर्माण होता है वो किसी व्यक्ति की गतिविधियों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि स्वजन्मित होती है संस्थाएं, इनका निर्माण खुद होता है अपने आप। इसका एग्जाम्पल वो मैरिज एंड फैमिली देते हैं, विवाह और परिवार,
ये स्वजन्मित है, व्यक्ति के प्रयासों द्वारा नहीं है। दूसरा जो प्रकार बताते हैं इनएक्ट है, ठीक है, इनएक्ट है इंस्टीट्यूशन जिसमें कि मानवीय क्रियाओं द्वारा संस्थाओं का विकास होता है, जैसे कि मार्केट, बाजार को रख लेते हैं, कॉलेज को रख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये मानवीय गतिविधियों, हॉस्पिटल, ये सभी मानवीय गतिविधियों के द्वारा क्या हो रहे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है। तो ये दो प्रकार समझा नहीं बताया है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने यांत्रिक और सावयविक एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच में अंतर को बताया है। अब देखिए यहाँ पर यांत्रिक और सावयविक एकता की बात किसने की थी। अब उन दोनों के आधार पर ही सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसकी बात किसने की हुई है, ऐसे करके पूछा गया। ऑप्शंस में है पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर एंड दुर्खीम। पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। यांत्रिक और सावयविक एकता की बात की थी, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच में अंतर की बात की। श्रम का जो विभाजन है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आत्महत्या की बात की हुई है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, दुर्खीम ने। इसमें जो धर्म का उन्होंने प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटेमवाद को बताया था। सोशल फैक्ट की बात की हुई है। स्पेंसर ने बात की थी जो समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ठीक है, याद रखिएगा। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात की थी। समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ये उन्होंने बात की थी। सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल थी, सोशल स्टैटिक्स थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी थी। ये सारी बुक्स किसकी थी, स्पेंसर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अब मैचिंग वाला है, तो आप लोग बताइए देखकर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। कर्ता किस में आएगा, पित्त सत्तात्मक परिवार है, अंतः विवाह है, अनुलोम विवाह है। तो क्या होगा यहाँ पर, कर्ता क्या हो जाएगा, परिवार का मुखिया। पित्त सत्तात्मक परिवार में परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया होगा। अंतः विवाह की बात आती है तो समूह के अंदर जो विवाह होगा वो अंतः विवाह में आएगा। अनुलोम में उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की लड़की के साथ जो विवाह होता है वो अनुलोम विवाह कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शंस में है पूले, किंग्सले डेविस, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड इमानुएल दुर्खीम। क्या हो जाएगा, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया हुआ है। पूले, डेविस, मीड, दुर्खीम ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कॉन्सेप्ट किसका है, पूले का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण, आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के रेफरेंस में जो सामाजिकरण का सिद्धांत है उसमें ही आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है पूले ने। इसके अलावा उन्होंने प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो दी हुई है। किस बुक में दी हुई है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक का नाम है, उसमें दी हुई है। 1909 में ये बुक आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि उन्होंने प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। इसके अलावा एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जैसे कि द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर है। द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये इनकी पूले की बुक का नाम है। प्राइमरी ग्रुप मतलब पूले क्या कहते हैं, इसमें व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का संबंध होता है, सहयोग पाया जाता है, उसको हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। एग्जाम्पल 3 बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी जो प्राथमिक समूह का उदाहरण है किसने दिया है, या प्राथमिक समूह के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, ऐसे करके पूछा जाता है। तो पूले ने 3 उदाहरण दिए प्राथमिक समूह के। एक तो परिवार को रखा प्राथमिक समूह में,
दूसरा पड़ोस को रखा, और मित्र मंडली, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसको उन्होंने रखा। तीन चीजों को उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल में रखा है प्राइमरी ग्रुप के। वहीं पर अगर किंग्सले डेविस की बात आती है तो ये प्राइमरी ग्रुप के निर्माण के लिए 3 तत्वों को बताते हैं। प्राइमरी ग्रुप के निर्माण के लिए 3 तत्वों की बात करते हैं। एक बताते हैं शारीरिक समीपता, दूसरा बताते हैं लघु आकार, दूसरा क्या हो जाएगा, लघु आकार हो जाएगा, और जो तीसरा है वो है संबंधों की अवधि। ठीक है, संबंधों की अवधि, ये 3 तत्व बताते हैं प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए। किंग्सले डेविस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? ऑप्शंस है धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। स्ट्रैटिफिकेशन का कौन सा स्वरूप नहीं है? धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। क्या हो जाएगा यहां पर? धर्म। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या? ये सामाजिक स्त्रीकरण है क्या? ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, हर समाज में देखने को मिलती है। यहाँ पर सामाजिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है, सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है। ठीक है, तो धर्म हो जाएगा। अब ये हर समाज में देखने को मिलता है। स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा कोई भी समाज में नहीं है जहां पर स्त्रीकरण की व्यवस्था ना देखने को मिलती हो। समाज में जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को उनकी जो योग्यता है, कार्य है, उसके आधार पर अलग अलग स्तरों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये समाज में हम परिस्थितियों को देख ले कि समाज में जो कई सारी परिस्थिति पाई जाती हैं, उनके बीच में उच्च या निम्न, उच्च कौन सी परिस्थिति है, निम्न कौन सी है, श्रेष्ठ कौन सी है, ठीक है, हीन कौन सी है, उसकी जो भावना है वो पाई जाती है समाज में। परिस्थितियों को लेकर उच्च निम्न की, श्रेष्ठ हीन की जो भावना है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम उसको कहेंगे। बोटोमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोटोमो का नाम, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो स्वरूप बताए थे वो 4 बताए थे। बोटोमो ने 4 स्वरूप बताए थे। एक उन्होंने बताया था दास प्रथा, दूसरा बताया था जागीर प्रथा, तीसरा बताया था जाति प्रथा, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक 4th वाला याद नहीं आ रहा क्या बताया था। ठीक है, दास प्रथा बताया उन्होंने, जागीर प्रथा, जाति प्रथा बताया था। ये था लास्ट, 4th नहीं आ रहा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के जो स्वरूप बताए थे वो बताए थे बोटोमो ने। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का इनमें से कौन सा उपयुक्त उदाहरण है? अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री या फिर क्लर्क। यहां पर प्रदत्त परिस्थिति पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति में ऑप्शन बी पुत्र आ जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति जैसे जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, ठीक है, जन्म से जो परिस्थिति मिलती है उसको हम प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। रॉल्फ लिंटन ने, उनका जो नाम आ रहा है, उन्होंने सबसे पहले ही परिस्थिति और भूमिका की बात की थी। इनकी बुक का नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में स्टेटस एंड रोल की बात की थी। स्टेटस के 2 टाइप बताते हैं, परिस्थिति के 2 प्रकार बताते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जन्म से प्राप्त होती है, वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि किसी का बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी का बेटा बनता है, किसी का भाई बनता है, किसी की बहन बनती है। ठीक है, जब वो जन्म लेगी आगे जाकर वो पिता बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पोता बन रहा है किसी का। ठीक है, तो ये सभी प्रदत्त परिस्थिति है। जाति, उसकी जब जन्म लेगा तो किस जाति का सदस्य है वो, तो ये जन्म पर आधारित है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति का संबंध जन्म से है, व्यक्ति को जो जन्म से मिलती है। दूसरा अर्जित परिस्थिति, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है, वो अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। जैसे टीचर बन जा रहा है व्यक्ति, अपनी योग्यता से टीचर बन रहा है, वो योग्यता और कुशलता के आधार पर जो व्यक्ति प्राप्त करता है परिस्थिति, उसको अर्जित परिस्थिति कहेंगे। ये किसका कहना है, लिंटन का कहना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है
आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, या फिर कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक संकुल का क्या अर्थ है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो ये क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। सांस्कृतिक संकुल हम क्या कहेंगे? इसमें कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के बना है, उसको हम सांस्कृतिक संकुल कहेंगे। जैसे कि शादी या विवाह सांस्कृतिक संकुल आएगा। अब ये कई तत्वों से मिलकर बने, कई तत्व, इसमें सांस्कृतिक तत्व कैसे आ जाएंगे? जैसे कि एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, वरमाला, फिर जो सप्तपति वाला, जो 7 फेरे वाला जो हो गया, पूजा पाठ वाला, धार्मिक क्रियाएं होती है वो, फिर उसके बाद जो महाभोज है ये, फिर विदाई लास्ट में जो होगी, ये सभी सांस्कृतिक तत्व है। जब सब सांस्कृतिक तत्व मिलकर ही सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सप्तपदी का अभिप्राय है अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी कि वैधता मिलती है, इसे माना जाता है या इसे जाना जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार ऑप्शंस में है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुष्ठान। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं? इस्लाम में जो विवाह होता है वो क्या है? एक समझौता है, अनुबंध है, जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, के एम कपाड़िया, पीवी यंग, या फिर मॉर्गन, कपाड़िया, पीवी यंग, वेस्टरमार्क ऑप्शंस में है। इस्लाम में विवाह अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? के एम कपाड़िया। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के एम कपाड़िया ने 1955 में गुजरात के जो सूरत में नवसारी नगर है वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन किया था परिवार, जो ग्रामीण और जो नगरीय परिवार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय परिवारों का क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था। और इन्होंने देखा कि नगरों में जो गांव की अपेक्षा, ठीक है, गांवों की अपेक्षा नगरों में जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वो अधिक है। और ये आकार की गांवों के में तुलना करें तो आकार में ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो ये बातें कपाड़िया ने की है। इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है? रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन रूरल अर्बन रिलेशनशिप। ठीक है, रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये इनकी बुक का नाम है। ग्रामीण और नगरीय परिवारों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है, तो याद रखिएगा कपाड़िया ने कहा है। नेक्स्ट है, विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शंस है पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, कर्मकांड एवं समारोह, शिशु पालन की प्रक्रिया, या फिर भूमिकाओं की व्यवस्था। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, भूमिकाओं की व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए
आइए ऑप्शंस देखते हैं। कम से कम 2 पुरुष या 2 महिला, ऑप्शन बी में है कम से कम 4 पुरुष या 2 महिला, ऑप्शन सी में है कम से कम 4 पुरुष या 4 महिला, एंड ऑप्शन डी में है कम से कम यहाँ पर 2 पुरुष या 4 महिला। ठीक है, 2 पुरुष, पुरुष ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 2 पुरुष, यहाँ पर पुरुष, कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला। तो क्या होगा, मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है। इनकी संख्या होनी चाहिए कितनी? क्या होगा यहाँ पर? कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है। ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित बच्चों को कहा जाता है। ऑप्शंस है चांडाल, राक्षस, अंत्यज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिलोम विवाह निषेध है धर्म ग्रंथों के अनुसार देखें तो ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसमें क्या कहा जाता है उन्हें? चांडाल, राक्षस, अंत्यज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चांडाल, राक्षस, अंत्यज या फिर कोई नहीं ऑप्शंस में है चांडाल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रतिलोम विवाह हाइपोगैमी मैरिज से बोलते हैं, हाइपोगैमी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के के साथ जब विवाह होता है तो वो विवाह ही प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, इस विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो अनुलोम विवाह है और जो प्रतिलोम विवाह है उसकी मान्यता मिली है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, इसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है इस विवाह को, जैसे कि धर्म ग्रंथों में भी इस विवाह को निषेध माना गया है, निषेध है माना गया है, लेकिन जो भारत सरकार द्वारा जो है इस विवाह को और इसके साथ ही अनुलोम विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चांडाल कहा जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है? समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है उसको अपराध का मुख्य कारण इनमें से किसने माना है? ऑप्शन है मार्क्स एंड एंजल्स, गोडार्ड, लैंडिस, अल्थ्यूजर। क्या होगा? मार्क्स एंड एंजल्स, गोडार्ड, लैंडिस, अल्थ्यूजर ये हो जाएगा। ऑप्शंस में क्या होगा यहाँ पर? समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है उसको अपराध का मुख्य कारण इनमें से किसने माना है? तो क्या होगा? मार्क्स एंड एंजल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपराधी के प्रकार अर्ध या नकली अपराधी, आदतन अपराधी तथा अपराधी सम बताए हैं? ऑप्शन है सदरलैंड, हेस, न्यूमेयर, लोम्ब्रोसो। अर्ध या नकली अपराधी, आदतन अपराधी तथा अपराधी सम, ये सभी अपराधी के प्रकार किसने बताए हैं? अपराध नहीं है, अपराधी। ठीक है, ये याद रखिएगा। सदरलैंड, हेस, न्यूमेयर, लोम्ब्रोसो ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? लोम्ब्रोसो। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी जनजात होते हैं, ये इनका कहना था। अपराध शास्त्र के जनक लोम्ब्रोसो है, इनका कहना था। जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही व्यक्ति अपराधी होता है, ऐसा इनका मानना था। आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक भी इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक भी लोम्ब्रोसो को ही कहा जाता है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। ऑप्शन से AR देसाई, मोरिस ओपलर, SC दुबे, मैकिम मेरिट। AR देसाई, मोरिस ओपलर, SC दुबे, मैकिम मेरिट ऑप्शंस में है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया बुक का नाम है। क्या होगा यहाँ पर? किसकी बुक है?
ए आर देसाई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ए आर देसाई की है। इनका पूरा नाम है अक्षय कुमार रमणलाल देसाई। अक्षय कुमार रमणलाल देसाई इनका पूरा नाम है। इनकी जो बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसमें इस बुक में उन्होंने राष्ट्रवाद के उदय की बात की। इसके अलावा इनकी जो बुक है रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन है, रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट है गांधी जी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एक्सरे, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक का नाम है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये इनकी बुक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो एक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, इसमें राष्ट्रवाद के उदय की बात की है ए आर देसाई ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है। कृषक वर्ग का जो क्लासिफिकेशन है वो मालिक, किसान, मजदूर के रूप में इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस है पीसी जोशी, डेनियल थार्नर, ए आर देसाई और रॉबर्ट रेडफील्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेनियल थार्नर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। भूमिका पुंज की अवधारणा आर के मर्टन, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम, सामाजिक व्यवस्था टॉलकट पार्सन्स, सामाजिक क्रिया दुर्खीम। कौन सा सही नहीं है। क्या होगा, सोशल एक्शन। ठीक है, दुर्खीम नहीं है, यहाँ पर कौन होंगे, वेबर होंगे। ठीक है, कौन होंगे, वेबर होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, बुक्स हैं सोसाइटी, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये बुक्स हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सोसाइटी किसकी है, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। मैकेवर की बुक का नाम क्या है, सोसाइटी। ठीक है, किंग्सले डेविस की बुक का नाम क्या है, ह्यूमन सोसाइटी। किंग्सले डेविस की बुक का नाम क्या है, ह्यूमन सोसाइटी। बर्जर की बुक का नाम है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये इनकी हो जाएगी बुक। बियरस्टेट की बुक का नाम क्या है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर किसकी हो जाएगी, बियरस्टेट की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज वैचारिक, तात्विक यानी अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है, कहा है। ऑप्शंस है अगस्कॉम, स्पेंसर, स्मॉल, मेलानोव्स्की। अगस्कॉम, स्पेंसर, स्मॉल, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में है। समाज वैचारिक, तात्विक तथा सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगस्कॉम। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद के जनक है अगस्कॉम। समाजशास्त्र, इन्होंने जो शब्द है या समाजशास्त्र के जो जनक है वो कहलाते हैं अगस्कॉम। समाजशास्त्र शब्द दिया था इन्होंने, समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द दिया था, उसके बाद उन्होंने जो सोशियोलॉजी नाम दिया है अगस्कॉम ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किनशिप एंड अ मैरिज। अब किनशिप एंड अ मैरिज ये बुक किसकी है। ऑप्शन है जीएस बुरिये, टी.एन. मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस। जीएस बुरिये, टी.एन. मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस, ये बुक है, ये नाम है, बुक का नाम है किनशिप एंड अ मैरिज। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। किनशिप एंड मैरिज ये हो जाएगी रॉबिन फॉक्स की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किया है। ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, पार्सन्स, एफ जी बेली।
एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, पार्सन्स, एफ.जी. बेली ऑप्शंस में है। सामाजिक स्थिरीकरण संबंधी वेबर का जो मॉडल है उसको जाति पर इनमें से किसने प्रयोग किया? जाति पर एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, पार्सन्स, एफ.जी. बेली ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? आंद्रे बेते। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर के श्रीपुरम पर इनका अध्ययन रहा है। आंद्रे बेते का मैसूर के श्रीपुरम पर इनका अध्ययन रहा है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बोस्टन स्कूल, खुले जेल, बंद जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। संपूर्णानंद आश्रम इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीएचडी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर? ओपन जेल, खुले जेल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन है? अब देखिए पूछा है मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन है? ऑप्शन है हीगल, मैक्स वेबर, एफ एंजल्स या फिर पेरेटो। हीगल, मैक्स वेबर, एंजल्स, पेरेटो ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? एंजल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स की और भी बुक्स हैं जैसे कि जर्मन आइडियोलॉजी, एक बुक है, बुक का नाम है जर्मन आइडियोलॉजी। ये मार्क्स और एंजल्स ने लिखी है साथ में ठीक है, दोनों जर्मन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, ये इनकी बुक है। क्या कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक बुक का नाम क्या है? कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट जो बुक है दास कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी बुक्स मार्क्स की हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ऑप्शन है ग्रीन, मर्टन, गिडेंस, मैकेवर एंड पेज। ग्रीन, मर्टन, गिडेंस, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सभी जानते हैं। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस हैं 1925, 1923, 1919 या फिर 1920। औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ समाजशास्त्र का भारत में, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शंस हैं 1925, 1923, 1919 या फिर 1920। तो क्या होगा यहाँ पर 1919। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक शुरुआत है समाजशास्त्र की भारत में वो 1914 में, ठीक है। 1914 में वास्तविक शुरुआत हुई थी बम्बई यूनिवर्सिटी, या जिसे अभी मुंबई यूनिवर्सिटी बोला जाता है। वहां पर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ ऑप्शनल पेपर में, जो ऑप्शनल पेपर होता है ना एमए, तो ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स के साथ ऑप्शनल पेपर के रूप में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी। और 1914 में ये हुई थी बम्बई यूनिवर्सिटी में। फिर 1919 में, ठीक है, सिविक्स के साथ 1919 में सिविक्स के साथ सोशियोलॉजी का ज्वाइंट डिपार्टमेंट, संयुक्त जो विभाग है वो खुलता है। और जिसके अध्यक्षता कौन थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक गिडेस थे, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, अध्यक्ष भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1919 में सिविक्स के साथ सोशियोलॉजी का ज्वाइंट डिपार्टमेंट खुला था जिसके अध्यक्ष पैट्रिक गिडेस थे। और जो 1914 है जिसमें बम्बई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ, वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी तो इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है, अर्थशास्त्र के साथ ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक जो विषय होता है उसके रूप में इसकी समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है धर्म जन समुदाय का अफीम है या किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। धर्म जन समुदाय का अफीम है, ये किसका कहना है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।